क्या बिहार की जनता लालू और नीतीश से ऊब चुकी है? चुनावी संकेत यही बता रहा है। देखिए, बिहार में एक ही तरह की राजनीति बीते आप कह सकते हैं करीब 30-32 सालों से चलते आ रही है, वो है जाति की राजनीति। अब बिहार की जनता ये सबक सिखाने पर आ गई है। तो आप बताइए कि किसी उपचुनाव में क्या कभी बाई इलेक्शन में कोई निर्दलीय जीतता है क्या? ये बहुत बड़ा मैसेज है, तगड़ा मैसेज है ये सरकार को और विपक्ष को और पक्ष को। लोकतंत्र में वोट बैंक कैसे हो सकता है? लोकतंत्र में आप मान कर चल रहे हैं कि आपका एक फिक्स वोट बैंक, आप बीजेपी यहाँ मानती है कि समान उनके वोटर हैं, वैसे उनके वोटर हैं, नीतीश मानते हैं कि अति पिछड़े उनके वोटर हैं, लालू मानते हैं कि एमवाई उनका वोटर है। जनता साफ मैसेज दे रही है कि लालू जी वैसा नेता जो दिल में नहीं सिर्फ दल में है, उसको अगर आप उतारिएगा तो हम उसको वोट नहीं देंगे। ऐसा दौर से ऑलरेडी गुजर रही है जहां तेजस्वी यादव को इस पर विचार करना होगा, नहीं तो 2025 का रण बहुत। और सबसे बड़ी बात की जो प्रशांत किशोर आ रहे हैं, चिराग अलग ही मजबूत हो रहे हैं, तो ये सब बड़ा चैलेंज तेजस्वी के सामने है। लालू यादव भी उतना प्रतिनिधित्व तो नहीं देते थे, लेकिन हाँ, मंत्री बनाना हुआ, एमपी का टिकट देना हुआ, उसमें उनकी भागीदारी, पार्टी में पद हुआ, इसमें भागीदारी उनकी दिखती थी। आज आप बताइए, 14% वाले यादव को दिया गया 10 टिकट, 17% वाले मुसलमान को दिया गया 2 टिकट। सांकेतिक दिया गया कि भाई आप भी हैं, हमारे साथ 10 टिकट देना है। तो लालू यादव को अब पुनर्विचार करना होगा कि और उससे बड़ा विचार तेजस्वी यादव को करना होगा कि जो क्षेत्रीय क्षेत्र का एक दौर था बिहार में, जैसा मैंने बताया ना कि सारण प्रमंडल में प्रमंडल में शहाबुद्दीन थे, रघुनाथ सिंह हुआ करते थे, शाहाबाद में जगदानंद, क्यों कलाधार मंडल को टिकट दिया गया? इस पर अब जदयू विमर्श करे ना। एक राजपूत समाज से आने वाला व्यक्ति जिसके वोटर मुश्किल से उस विधानसभा में 20-22 हजार वोटर होंगे जो वोट करते होंगे, वो व्यक्ति अगर अति पिछड़ा का वोट ले जा रहा है नीतीश कुमार के नाक के नीचे से, और तैयारी में कोई कमी नहीं थी। नमस्कार, द बिहार टॉप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा में चल रहे उपचुनाव की अब समाप्ति हो गई है और वहां के नतीजे भी आ गए हैं, और नतीजे ऐसे हैं जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आपको बता दें कि अब हाल ही में चुनाव भी होने हैं 4 विधानसभा सीटों पर, तरारी, बेलागंज, बक्सर का रामगढ़ सीट और इमामगंज में। ऐसे में अब सियासी गलियारे में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या लालू और नीतीश के सियासत से बिहार की जनता अब ऊब चुकी है? क्या तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव की विरासत को खो रहे हैं? ऐसे तमाम सवाल अब सियासी गलियारे में उठ रहे हैं। इन्हीं विषय पर चर्चा करेंगे आज हम, और चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी उदीप्त आर्यन। उदीप्त जी, क्या लगता है, क्या बिहार की जनता अब, आपसे पहला सवाल मेरा यही है कि क्या बिहार की जनता अब लालू नीतीश से ऊब चुकी है और तीसरे विकल्प की तलाश कर रही है? देखिए, बिहार की जनता विकल्प के तलाश में साल 2020 में भी दिखी, और खासकर अगर हम सीमांचल कोसी की बात करें, सीमांचल कोसी में 5 सीटों पर AIMIM के प्रत्याशी जीते थे। फिर 2024 का लोकसभा ही आप पकड़ लीजिए, पप्पू यादव पूर्णिया फतह कर गए। तो इसका साफ मतलब है कि जो सीमांचल बेल्ट है ना, चाहे आप किशनगंज की चर्चा कीजिए, पूर्णिया की चर्चा कीजिए, कटिहार की चर्चा कीजिए, थोड़ा सा आप अंग प्रदेश को भी जोड़ लीजिए, जो अंगिका का इलाका है, बांका पकड़ लीजिए, भागलपुर पकड़ लीजिए, इन जगहों पर राजनीति एक नई करवट ले रही है। और पहला जो आपका सवाल है कि क्या बिहार की जनता लालू और नीतीश से ऊब चुकी है, चुनावी संकेत यही बता रहा है। देखिए, बिहार में एक ही तरह की राजनीति बीते आप कह सकते हैं करीब 30-32 सालों से चलते आ रही है, वो है जाति की राजनीति। और उससे बिहार को कोई बहुत लाभ हुआ नहीं। मतलब आज बिहार अगर विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण पलायन है, इसके पीछे कारण बेरोजगारी है, इसके पीछे कारण बिहार में उद्योगों का ना लगना है, इसके पीछे शिक्षा अशिक्षा एक बड़ा कारण है। आप अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही देखिए तो क्या यहाँ पर काम किया कहीं ना कहीं हर मसले में बिहार हर मसले में पिछड़ा हुआ है। और अब ये नेता मांग कर रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिल जाए। भाई, स्पेशल स्टेटस से अधिक बड़ा सवाल ये है कि 1990 के 8 मार्च को लालू यादव ने पटना के गांधी मैदान में शपथ लिया था। उस समय से लेकर आज, मतलब 14 जुलाई 2024, करीब करीब आप देखिए तो 34 सालों का समय बीत चुका है। बावजूद इसके अगर आज भी बिहार इतना पीछे है,
तो इसके पीछे कारण कौन है? और देखिए इसे भी इतर एक सवाल आप समझिए कि हर चुनाव में एक ही मुद्दा, सबसे पहली बात कि वोट बैंक कहना बड़ी अलोकतांत्रिक बात है। जी लोकतंत्र में वोट बैंक कैसे हो सकता है? जी लोकतंत्र में आप मान कर चल रहे हैं कि आपका एक फिक्स वोट बैंक, आप बीजेपी यहां मानती है कि समान उनके वोटर हैं, जी वैसे उनके वोटर हैं, नीतीश मानते हैं कि अति पिछड़े उनके वोटर हैं, लालू मानते हैं कि एमवाई उनका वोटर है। भाई अब कैसे फिक्स कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो सिर्फ लालू को ही वोट करेगा? और कहीं ना कहीं सबको तगड़ा झटका लगा नहीं नेपाली के चुनाव। नहीं, राजपूत और भूमिहार जो है वो बीजेपी को वोट करेगा। जी धानुक हुआ, कोयरी हुआ, कुशवाहा हुआ, ठठेरा हुआ, लोहार हुआ, बढ़ई हुआ, ताती तत्वा हुआ, ये नीतीश को वोट करेगा। जी कैसे आप इस बात की गारंटी वारंटी लेकर बैठ जाते हैं? और बिहार के नेता इसको लेकर बैठे हुए हैं। जी बिहार के नेता इस बात को मानकर चल रहे हैं कि हम देखिए ना यूपी में कितना डायनामिक चेंज हुआ। यूपी में 2014 से जो बदलाव आप देखिए, पूरा हमेशा सरकार पूरा बदलती पूरा रही। 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, सभी जातियों ने योगी को वोट कर दिया। जी 19 का चुनाव हुआ, बीजेपी को प्रचंड बहुमत आया, जी और वही जनता ने 24 में फिर से एक बार सपा पे भरोसा जताया। जी तो वोट बैंक वहां फ्लक्चुएट होता है। लेकिन बिहार का ये दुर्भाग्य कहिए कि बिहार में कुछ ही दो चार चेहरे, अब यहाँ चिराग पासवान अकेले दावेदारी करते हैं जी कि पूरा पासवान हमारे साथ है, हमारा 5-6% वोट बैंक है। भाई वोट बैंक आप अगर कह रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा अनडेमोक्रेटिक, अलोकतांत्रिक बात है। और अब बिहार की जनता ये सबक सिखाने पर आ गई है। तो आप बताइए कि किसी उपचुनाव में क्या कभी बाई इलेक्शन में कोई निर्दलीय जीतता है क्या? ये बहुत बड़ा मैसेज है, तगड़ा मैसेज है। ये सरकार को और विपक्ष को और पक्ष को दोनों को सांकेतिक मैसेज है कि आप किसी को, एक जो होता था ना कि टेबल कुर्सी को लड़ा देंगे और टेबल कुर्सी जीत जाएगा। लालू यादव यही बात किया कर रहे थे कि हम टेबल कुर्सी को भी लड़ाएंगे तो जीत जाएगा। बीमा भारती जो वहां से 4 टर्म की एमएलए रही, उस जाति से आती हैं जिस जाति का वहां पर 75,000 वोट है, वो अपना जमानत नहीं बचा पा रही है जब लोकसभा लड़ रही हैं। वो इतना तीसरे नंबर पे आ जा रही है जब विधानसभा लड़ रही है। जनता साफ मैसेज दे रही है कि लालू जी वैसा नेता जो दिल में नहीं सिर्फ दल में है, उसको अगर आप उतारिएगा तो हम उसको वोट नहीं देंगे। जनता कलाधार मंडल पिछले बार चुनाव लड़े थे 2020 में, 6,000 वोट आया था इनको। नीतीश कुमार अगर शंकर सिंह को टिकट दिए होते तो सोचे शंकर सिंह अभी 1 लाख के मार्जिन से जीते होते कम से कम। लेकिन वही नीतीश कुमार का भी एक अपना एक्सपेरिमेंट रहता है कि कई सीटों को वो अति पिछड़ों का सीट बनाना चाहते हैं। अब जहानाबाद का उदाहरण लीजिए, चंद्रवंशी जी इस बार हारे, सुरेंद्र यादव जीते। जहानाबाद भूमिहार और यादवों का सीट माना जाता रहा है क्योंकि उनकी बाहुलता है वहां पर। नीतीश कुमार क्या करते हैं, हर सीटें को चाहते हैं अति पिछड़ा का सीट बना देना। यही चीज रुपौली में हुआ। रुपौली में अगर शंकर सिंह को टिकट दिया गया होता जदयू की तरफ से, क्यों कलाधार मंडल को टिकट दिया गया? क्यों कलाधार मंडल को टिकट दिया गया? इस पर अब जदयू विमर्श करे ना। एक राजपूत समाज से आने वाला व्यक्ति जिसके वोटर मुश्किल से उस विधानसभा में 20-22 हजार वोटर होंगे जो वोट करते होंगे, वो व्यक्ति अगर अति पिछड़ा का वोट ले जा रहा है नीतीश कुमार के नाक के नीचे से, और तैयारी में कोई कमी नहीं थी, रणनीति में कोई कमी नहीं थी, पूरी रणनीति, पूरी फौज, एनडीए के सभी नेता वहां पर चुनाव प्रचार करने गए। इसके बावजूद अगर शंकर सिंह जीत रहे हैं तो इसका साफ संकेत है कि जदयू हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, दोनों को जनता जो है वो नकार रही है, साइड कर रही है। एंड द वोटर्स, जो मतदाता है, वो एक नए विकल्प की तरफ आगे बढ़ रहे हैं बिहार में। तो ऐसे में सर आपको क्या लगता है कि जो तेजस्वी यादव हैं वो कहीं ना कहीं अपने पिता की विरासत को अब बचाने में असफल हैं, सक्षम नहीं हैं? क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी सिर्फ 4 ही सीटें आई। 5 जुलाई 1997 को आरजेडी की नींव रखी गई थी और 23 जुलाई 1997 को लालू यादव को जेल हुआ था। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी बिहार की। 23 जुलाई 1997 को राबड़ी देवी इस बिहार की पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। अब उस समय से यादवों और मुसलमानों ने, अब शहाबुद्दीन को कहा जाता है कि वो उन्होंने पार्टी का नींव रखा था। अब्दुल बारी सिद्दीकी की हम चर्चा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ये वोटर्स एक तरफा आंख बंद करके लालू पे भरोसा किया करते थे। साथ में एक और तबका था, दलित तबका, जो बिहार का है, जो अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं जिसे, SC ST, वो तबका भी लालू के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। लेकिन 2005 का जो दूसरा चुनाव हुआ, मतलब पहला चुनाव फरवरी में हुआ, दूसरा चुनाव जो अक्टूबर में हुआ, प्रेसिडेंट रूल के बाद, गवर्नर रूल के बाद, उस दरमियान ही देखा गया कि जो दलित वोटर्स हैं वो धीरे धीरे नीतीश की तरफ शिफ्ट कर चुके थे। मुसलमानों का भी एक तबका, जो पसमानदा मुसलमान थे, वो भी धीरे धीरे नीतीश की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद तब भी जो मुस्लिम तबका है वो लालू के साथ था।
2010 का आप विधानसभा चुनाव याद कीजिए, 22 सीट आरजेडी को आया था, 115 सीट जेडीयू को आया था और 92 सीट से आया था बीजेपी को। तब भी ये कहा जा रहा था कि जो मुसलमान तबका है वो आरजेडी के साथ खड़ा नहीं है। कारण इसका समझिए, देखिए लालू प्रसाद यादव अपने समय में मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देते थे, मतलब उतना नहीं देते थे जितना उनका आबादी है, जितने उनके मुस्लिम वोटर्स हैं, 17% उनकी आबादी है बिहार में। आज आप बताइए, आप विधानसभा चुनाव उठाकर देख लीजिए, आपको एक स्टैट्स बताते हैं। 1995 का जो बिहार विधानसभा असेंबली बना था, तब बिहार में 324 सीट हुआ करता था, झारखंड कंबाइन था बिहार में। उस दरमियान बिहार में 1995 के बिहार असेंबली इलेक्शन का हम डेटा बता रहे हैं, 84 विधायक यादव के थे। तब लालू जी की सरकार थी ना बिहार में। 84 एमएलए विधानसभा में 95 में यादव के थे और मात्र 12 मुसलमान उस समय बने थे मुस्लिम समाज से, मात्र 12। तो 84 और 12 में 7 गुना का अंतर है। तो लालू यादव भी उतना प्रतिनिधित्व तो नहीं देते थे, लेकिन हाँ, मंत्री बनाना हुआ, एमपी का टिकट देना हुआ, उसमें उनकी भागीदारी, पार्टी में पद हुआ, इसमें भागीदारी उनकी दिखती थी। आज आप बताइए, 14% वाले यादव को दिया गया 10 टिकट, 17% वाले मुसलमान को दिया गया 2 टिकट। सांकेतिक दिया गया कि भाई आप भी हैं हमारे साथ, बस टिकट देना है। तो उस परिस्थिति में आप बताइए कि मुसलमान, और सबसे बड़ी बात कि लालू यादव के पार्टी में आज बताइए ना, कोई ऐसा पद बता दीजिए प्रदेश, अगर किसी मुसलमान को प्रदेश अध्यक्ष भी बना देंगे, अब जगदानंद सिंह की क्या यूटिलिटी है? देखिए, पार्टी हम आरजेडी से नहीं बिलोंग करते हैं, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते ये सवाल पार्टी पर उठाया जा रहा है, उस तबके के द्वारा उठाया जा रहा है। आप याद कीजिए, जब हिना साहब को राज्यसभा भेजना था, पटना या सिवान तक पोस्टर लग गया था। किसको भेजा गया? फैयाज अहमद को भेजा गया। फैयाज अहमद को जो भेजा गया राज्यसभा, उसके बाद कई तरह के आरोप लिए लगे कि उनका कई गो कॉलेज है, क्या है, पैसा लिया गया, ये आरोप पार्टी के अंदर के ही लोग लगा रहे थे। तो वैसी परिस्थिति में आप खुद सोचिए कि जिस समाज ने आपका साथ 22 साल, 25 साल, 30 साल से दिया, आज भी आप दावा करते हैं कि दे रहा है, उसका प्रतिनिधित्व तो क्या है? देखिए, बीजेपी तो खोल कर कहती है ना कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, बीजेपी तो खोल कर कहती है। हाँ। तो उनके द्वारा नहीं दिए जाना टिकट समझ में आता है, लेकिन आपकी पूरी राजनीति नहीं दे रही है, आपकी पूरी राजनीति उसी पर टिकी हुई है। और बावजूद उसके आज शंकर सिंह को मुसलमानों ने वोट किया है रुपौली में। कस्बा का 1 लाख से अधिक मुसलमान जो वोटर है, वो पूरी तरीके से पप्पू यादव को वोट किया है लोकसभा चुनाव में। कटिहार में मैंने सुबह भी बोला था कि तारिक अनवर चूंकि कांग्रेस से थे इसलिए उनको वोट पड़ गया, आरजेडी से कोई रहता तो प्रत्याशी नहीं जीत पाता। तो लालू यादव को अब पुनर्विचार करना होगा कि और उससे बड़ा विचार तेजस्वी यादव को करना होगा कि जो क्षेत्रीय क्षेत्र का एक दौर था बिहार में, जैसा मैंने बताया ना कि सारण प्रमंडल में सारण प्रमंडल में शहाबुद्दीन थे, प्रभुनाथ सिंह हुआ करते थे, शाहाबाद में जगदानंद सिंह थे, शाहाबाद पूरा इलाका में, मगध में सुरेंद्र यादव थे, नवादा में वो अभी जो जेल में है राजबल्लभ यादव, वो हुआ करते थे, अभी उनके भाई निर्दलीय लड़े नवादा से, वहां से विनोद यादव जो हारे हैं अभी, श्रवण कुशवाहा, उनके हारने में बड़ी भूमिका उनकी रही। तो इस तरीके से अब्दुल बारी सिद्दीकी हुआ करते थे दरभंगा साइड में, भोला यादव हुआ करते थे, मोहम्मद असलमुद्दीन हुआ करते थे। तो इस तरीके के जो नेता थे लालू के साथ, उन्होंने ही पार्टी को बरकरार और मजबूत रखा था। रघुवंश बाबू वैशाली में हुआ करते थे, वो दौर ही खत्म हो गया आरजेडी का। तो आरजेडी को एक ऐसा दौर से आरजेडी गुजर रही है जहां तेजस्वी यादव को इस पर विचार करना होगा, नहीं तो 2025 का रण बहुत, और सबसे बड़ी बात कि जो प्रशांत किशोर आ रहे हैं, चिराग अलग ही मजबूत हो रहे हैं, तो ये सब बड़ा चैलेंज तेजस्वी के सामने है। तो क्या लगता है उदीप जी, ऐसे में जो 4 विधानसभा सीटों पर हाल ही में उपचुनाव होने वाला है, उस पे देखिए जो 4 लोकसभा सीट है, एक तो भोजपुर का तरारी है, गया का बेलागंज और इमामगंज है, और बक्सर का रामगढ़ है, जहां से सुधाकर सिंह जीतकर अभी लोकसभा गए हैं। चर्चा है कि तरारी और बेलागंज, इन 2 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, इमामगंज से जीतन राम मांझी लड़ेंगे, और रामगढ़ का जो सीट, माफ कीजिएगा, इमामगंज पर जीतन राम मांझी, तरारी और रामगढ़ से बीजेपी, और बेलागंज जदयू के प्रत्याशी लड़ सकते हैं। अभी ये बहुत डिसिसिव है, इसमें अगर 1-2 सीटों पर भी निर्दलीय जीत जाते हैं ना, तब सभी पार्टियों का कान खड़ा हो जाएगा। कान तो खड़ा होना शुरू हो गया है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि वोट बैंक का जो दावा किया जाता है वो अब खिसक रहा है। तो उसका इंतजार किया जाए चुनाव परिणाम के बाद। तो आपने साफ तौर पे सुना क्या कुछ कह रहे थे उदीप तारियन। बिल्कुल साफ है, पूर्णिया के रुपौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे जब से आए हैं, तेजस्वी यादव को जोरदार झटका लगा है, और आगे जो उपचुनाव होंगे 4 सीटों पर, वो और जो है
स्पष्ट करेगा कि 2025 में सत्ता किसके हाथ लगेगी, कौन सत्ता के सिंहासन तक पहुंचेगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए द बिहार टॉप।